बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला बाकायदा लेक्चर देंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स दिए थे, लेकिन वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो इस चैप्टर को जानने के लिए जरूरी थे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स का तो आपको पता ही है, लेकिन ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? आप लोगों ने देखा पहले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि लाइट को जब हम स्टडी करते हैं तो 2 बेसिक फिनोमिना जो हम लोग स्टडी करते हैं उनमें एक लाइट की रिफ्लेक्शन है और एक लाइट की रिफ्रैक्शन है। और ये दोनों प्रोसेस जिस इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं उन्हें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं इसको कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स which are made on the principle of reflection and refraction। वो प्रोसेस, वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस यूज किया हो उनकी वर्किंग में, उन्हें हम बोलते हैं कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, कैमरास हैं। ये सारे हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशन डिस्कस करनी है, जिनमें से पहली डेफिनेशन है नियर पॉइंट की। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस लेक्चर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है हम लोगों ने। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि नियर पॉइंट क्या है। नियर पॉइंट जो है उसको समझने से पहले हमें आंख का मैकेनिज्म थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन आई का एक स्केच मैंने आप लोगों के सामने बनाया। ह्यूमन आई के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके डिफरेंट नाम हैं, लेकिन हम यहां पर सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे जो आज हमारे आर्टिकल के लिए जरूरी हैं। एक तो इंसानी आंख के अंदर ये लेंस होता है, और आप देख सकते हैं ये लेंस जो है ये कन्वेक्स लेंस है। और दूसरा, ये लेयर जरा देखें, इसे बोलते हैं रेटिना। और याद रखिएगा ये वो जगह है जहां पर अगर इमेज बने तो आपको क्लियर नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ इस लेंस से पहले और रेज जो है वो लेंस में से गुजरने के बाद फोकस हो रेटिना पर, तो ये ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। तो आपको जब तक ऑब्जेक्ट्स क्लियर नजर आएंगे जब तक उनका इमेज जो है वो आंख के अंदर रेटिना के ऊपर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। जरा ये जो लेंस है ना, थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं। ये लेंस है, बाकी चीजें भूल जाएं। इस लेंस की एक बड़ी जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है और वो ये कि ये लेंस अपने आप को थिक और थिन कर सकता है। ये लेंस चाहे तो अपने आप को मोटा भी कर सकता है, थिक भी कर सकता है, और चाहे तो अपने आप को पतला भी कर सकता है, थिन भी कर सकता है। ये ऐसा कैसे कर सकता है? ये बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि मसल्स के जरिए करता है। लेकिन बहरहाल हमारे लिए जो बात इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये थिक और थिन कर सकता है। तो अगर ये थिक कर लेगा अपने आप को, तो थिक लेंस आपको पता है लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, और लाइट जब ज्यादा बेंड होगी तो लाइट बहुत जल्दी मिल जाएगी किसी पॉइंट पर। लेकिन अगर ये लेंस थिन हो जाएगा तो थिन होने पर, पतला होने पर ये लाइट को इतना बेंड नहीं करेगा, तो लाइट बहुत आगे जाकर मिलेगी। इसका फायदा क्या होगा देखते हैं स्टूडेंट। तो मैं बात कर रहा था कि ये हमारे पास आंख है, इस आंख के अंदर ये लेंस है। सपोज करें ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इसका रिफ्रैक्शन के बाद सीधा इमेज आपके रेटिना के ऊपर बन रहा है। आपको ये इमेज बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जरा इमेजिन करें अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आपकी आंख के थोड़ा करीब ले आऊं,
अब जब मैं इसको करीब लेकर आऊंगा, अगर मैं लेंस को ना छेड़ूं तो आपको मालूम है कि अब लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना से पीछे जाकर मिलेगी। इस सूरत में जब आप इमेज देखेंगे तो वो इमेज आपको कुछ इस तरह से ब्लर नजर आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने बताया कि इंसान की जो आंख का लेंस है वो बहुत बहुत क्लेवर है। वो क्या करेगा, वो अपने आप को थिक करेगा। जब वो अपने आप को थिक करेगा तो वो लाइट को ज्यादा बेंड कर लेगा, ज्यादा बेंड करके कहां पर फोकस करेगा, रेटिना के ऊपर, और इमेज फिर से शार्प नजर आएगा। आप इस ऑब्जेक्ट को और करीब लाएं, लेंस अपने आप को और थिक करेगा, और ताकि लाइट कहां पर इकट्ठी हो, कहां पर इमेज बने आपका, रेटिना के ऊपर, ताकि इमेज बिल्कुल शार्प नजर आए। तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को करीब लाते रहेंगे, लेंस अपने आप को थिक करता रहेगा। लेकिन लेंस के अपने आप को थिक करने की एक लिमिट है ना, उससे ज्यादा थिक नहीं हो सकता। तो एक खास पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर जब आप ऑब्जेक्ट को लेकर पहुंचेंगे तो आपके पास लेंस उससे ज्यादा थिक नहीं हो सकता। अब हमारे पास लाइट जो है वो इतनी बेंड नहीं होगी कि वो रेटिना पर इमेज बने। यानी कि हम लोगों ने ये सीखा कि एक खास डिस्टेंस है जिससे आपको ऑब्जेक्ट को आंख से दूर रखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, एक खास डिस्टेंस पर आपको चीजें क्लियर नजर आएंगी। अगर आप उस डिस्टेंस से भी करीब रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो फिर आपकी आंख उसको फोकस नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आपका जो लेंस है वो उतना थिक नहीं कर पाएगा अपने आप। कम से कम डिस्टेंस जिस पर आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आए, इसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये नियर पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी कि नियर पॉइंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजे, डिस्टिंक्ट विजन, वाजे देखने का कम से कम फासला आंख से, उसे हम बोलते हैं ये इंसानी आंख का नियर पॉइंट है। याद रखिएगा, जो इंसानी आंख का नियर पॉइंट है नॉर्मल पीपल का, वो है 25 सेंटीमीटर। यानी अगर एक नॉर्मल शख्स किसी ऑब्जेक्ट को कम से कम कितना दूर रखे तो उसकी आंख फोकस कर पाएगी, तो हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर। अगर उसने 25 सेंटीमीटर से करीब रख लिया, जैसे मैं आपको कहता हूं कि एक किताब जो है वो आपके बिल्कुल यहां रखता हूं, मैं कहता हूं कि इसको आप पढ़ें, आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे, आप इसको दूर लेते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। वो पॉइंट जो है वो नियर पॉइंट है। और ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है जनरली अगर हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और नियर पॉइंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि नियर पॉइंट इंक्रीजेस विद एज। उम्र के साथ साथ ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर मैं एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, जवान हूं, तो मैं 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज बिल्कुल क्लियर पढ़ सकता हूं। तो आप देखेंगे जो बुजुर्ग हैं, जब उन्होंने कोई बुक पढ़नी हो तो वो यहां पर रखकर इसको देखते हैं, यूं करके देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनको 25 सेंटीमीटर से दूर भी चीज क्लियर नजर नहीं आ रही। यह है हमारे पास नियर पॉइंट। और याद रखिएगा, नियर पॉइंट का एक और नाम भी है, और नियर पॉइंट का नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का, वाजे विजन का, वाजे देखने का कम से कम फासला। ठीक है जी। नियर पॉइंट को हम यूजुअली डी से डिनोट करेंगे इस पूरे चैप्टर में। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थोड़ा सा नियर पॉइंट के बारे में। नियर पॉइंट जो है वो आपकी बुक ने यहां पर डिस्कस भी किया हुआ है, और ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये उन्होंने डिस्कस की हैं। अब यहां पर दो वर्ड्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ब्लर एंड फजी। ये बता रहे हैं कि जब आपके ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से भी करीब पड़ा हो तो फिर आपकी आंख उसको ब्लर और फजी देखेगी, उसको फोकस नहीं कर पाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहां एक और पॉइंट भी है जिसको बुक ने जिक्र नहीं किया लेकिन मैं जरूर करूंगा, और वो पॉइंट है नियर पॉइंट का ऑपोजिट फार पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी आंख का जो ये लेंस है ना, ये एडजस्टेबल है। ये लेंस अपने आप को थिक और थिन करेगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे जैसे मैं आंख के करीब ला रहा था ऑब्जेक्ट को,
ये लेंस अपने आप को मोटा कर रहा था, थिक कर रहा था, ताकि लाइट को ज्यादा बेंड करके रेटिना के ऊपर फोकस करे। नाउ स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल रेटिना के ऊपर फोकस हो रहा है, मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जब मैं इसको पीछे ले जाऊंगा तो अब हमारे पास जो लेंस है वो बिल्कुल वैसा रहे, तो फिर क्या होगा कि ये लाइट जो है वो टकराने के बाद रेटिना से पहले ही मिल जाएगी और आपको जो इमेज नजर आएगा इस ऑब्जेक्ट का वो इस तरह से ब्लर नजर आएगा, धुंधला नजर आएगा। अब क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अब ये जो लेंस है ना, ये अपने आप को थोड़ा सा थिन करेगा। जब ये अपने आप को पतला करेगा तो आप देखेंगे कि फिर से इमेज रेटिना पर बनेगा और हमें चीजें क्लियर नजर आएंगी। इसका मतलब जब हम चीजें दूर लेकर जाते हैं या दूर की चीजें देखते हैं तो आपकी आंख का जो लेंस है वो अपने आप को पतला करता है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, आप और दूर लेकर गए वो और पतला करेगा और इमेज फिर से रेटिना के ऊपर, आप और दूर लेकर गए, लेंस ने अपने आप को और पतला कर लिया ताकि इमेज फिर से रेटिना के ऊपर। क्या इसकी कोई लिमिट है स्टूडेंट्स? इमेजिन करें मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाते जाते इंफिनिटी पर ले गया। जब मैं इतना दूर लेकर चला गया कि इंफिनिटी पर आ गया, तो इस सूरत में भी मैंने देखा कि लेंस ने अपने आप को इतना पतला किया कि उसने इमेज कहां पर बनाया? रेटिना के ऊपर। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसे हम बोलते हैं फार पॉइंट, यानी कि दूर से आने वाली चीज कितनी दूर से आ रही हो आपकी आंख उसको फोकस कर लेगी। तो हमने देखा इंफिनिटी से भी आ रही हो तब भी फोकस हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि जिस तरह से करीब देखने की एक हद है, इस तरह से हम ढूंढ रहे थे कि दूर देखने की कोई हद है, तो हमने देखा दूर देखने की कोई हद नहीं। अगर आपकी जो विजन है वो क्लियर है तो याद रखिएगा इंफिनिटी से आने वाली रेज भी आप रेटिना के ऊपर फोकस करवा सकते हैं अपनी आंख से। इसे बोलते हैं फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या हुआ कि ये वो डिस्टेंस हुआ, आप इसे कह सकते हैं ना कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसे आप बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि चीजों को क्लियर देखने का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। और आपने देखा हम चीज को कितना दूर लेकर जाए फिर भी आंख उसको फोकस कर लेगी। हमने इंफिनिटी पर लेकर चले गए तो फिर भी फोकस हो गया। इसका मतलब फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का कितना होता है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से आने वाली मिसाल के तौर पर अगर हम स्टार्स देखें, स्टार्स बहुत दूर हैं, हम कह सकते हैं कि सपोज करें वो इंफिनिटी पर हैं। आप स्टार से भरा हुआ आसमान इस तरह से देखते हैं, बिल्कुल हर सितारा शार्प है। लेकिन अगर आपका फार पॉइंट इंफिनिटी ना होता, तो अगर आप इंफिनिटी फोकस ना कर सकते तो फिर आपको यही आसमान कुछ इस तरह से दिखता। लेकिन इस तरह से नहीं दिखता ना। इसका मतलब आप इंफिनिटी से आने वाली रोशनी को भी रेटिना के ऊपर फोकस करवा सकते हैं अपनी आंख से। स्टूडेंट्स अगली बात यह है कि हमारे पास फार पॉइंट को एज से क्या फर्क पड़ेगा? जो हमारे पास नियर पॉइंट था वो एज बढ़ने से बढ़ता है। याद रखिएगा जो हमारे पास फार पॉइंट है वो एज बढ़ने से कम होता है। तो मैं कहूंगा इट डिक्रीजेस विद एज। नाउ स्टूडेंट्स ये तो हो गया थोड़ा सा ताल्लुक नियर पॉइंट और फार पॉइंट का। अब जरा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्क्राइब करेंगे जिसे हम बोलते हैं विजुअल एंगल। व्हाट इज दिस? ये विजुअल एंगल क्या होता है? डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल है। आंख के सामने अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखें तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो है वो आंख के ऊपर एक इमेज बनाएंगी डेफिनेटली। ये जो ऑब्जेक्ट आंख पर एक एंगल बना रहा है इसे बोलते हैं विजुअल एंगल। कोई भी ऑब्जेक्ट आंख पर जो एंगल बनाता है उसे हम विजुअल एंगल कहते हैं। तो व्हाट इज विजुअल एंगल? एंगल made by an object on eye। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आंख पर जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं विजुअल एंगल। इस एंगल का क्या फायदा है जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों ने एक बात नोट की स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो दूर की चीजें आपको साइज में छोटी और करीब की चीजें आपको साइज में बड़ी नजर आती हैं।
ऐसा क्यों है? यानी कि हम यहां से सवाल ये करना चाहते हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। तो मैं लिख देता हूं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैं कह सकता हूं साइज ऑफ इमेज, क्योंकि आपकी आंख जो देखेगी वो इमेज देखेगी। तो साइज ऑफ इमेज, कितना आपकी आंख को बड़ा नजर आएगा कोई ऑब्जेक्ट, डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंख पर बड़ा एंगल बनाएगा तो वो बड़ा नजर आएगा, और अगर छोटा एंगल बनाएगा तो छोटा नजर आएगा। यही वजह है जब चीजें दूर पड़ी हों तो दूर पड़े होने पर सपोज करें ये एंगल बनाया उसने, अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता करीब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे आंख पर बनने वाला एंगल बड़ा होता जा रहा है। तो यहां से बड़ा होता जा रहा है एंगल, इसकी वजह से आपको ये करीब आने पर बड़ा नजर आएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा या कितना छोटा नजर आएगा डिपेंड करता है कि वो आंख के ऊपर एंगल क्या बना रहा है। और याद रखिएगा ये बात आपकी बुक ने जरा साइड पर डिस्कस की है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों डायग्राम्स भी बनी हुई है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वह खुलासा ये है कि किसी भी इमेज का जो साइज है वो उसके विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। या मैंने इमेज लिखा है, आप इसको ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे बुक ने बोला तो कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा नजर आएगा वो उसके विजुअल एंगल पर डिपेंड करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने लगे और वो है मैग्निफिकेशन। नाउ स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स इमेजिन करें मेरे पास एक ये लेंस है और इसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सपोज करें ये कैंडल पड़ी हुई है। अब ये कैंडल जो है जब हमारे पास इसमें से रोशनी जो है वो लेंस की दूसरी साइड पर मिलेगी तो यहां इसका इमेज बनेगा। आप देख रहे हैं कि इसका इमेज जो है वो असल ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा बना है। अब यहां पर कितना बड़ा बना है ये देखने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपको बताती है कि इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या कंपैरिजन है। और ये कैसे हम देखेंगे, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट था, सपोज करें मैंने उसको मेजर किया 3 सेंटीमीटर का, और जो इमेज बना मैंने उसको मेजर किया तो वो था 9 सेंटीमीटर का। तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है 3 सेंटीमीटर वाली चीज 9 सेंटीमीटर लंबी नजर आ रही है, मतलब कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया ऑब्जेक्ट को, 3 गुना। तो कैसे पता चला 3 गुना आया, जब मैंने इमेज का जो साइज था 9 सेंटीमीटर उसको डिवाइड किया ऑब्जेक्ट के असल साइज से 3 सेंटीमीटर, तो मुझे पता चला कि ये 3 टाइम्स आ रहा है। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन है। और क्योंकि आपने लीनियर डिस्टेंसेस लिए, साइजेस लिए, इसलिए इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो आसान अल्फाज में व्हाट इज मैग्निफिकेशन, या इसके साथ मैं अगर लिख दूं लीनियर मैग्निफिकेशन तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है जी। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, डिफाइंड एज रेशो, ये रेशो होती है ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो चीजों की रेशियो, तो यहां से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको सिंबल अगर मैं देना चाहूं इमेज के साइज को I और सब्जेक्ट के साइज को O कह देता हूं। तो यहां से हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आया I ओवर O। नाउ स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर नोट करने वाली, और वो ये है कि उसी डायग्राम में अगर आप देखें मैंने देखा कि ये 3 था तो वो 9 था, यानी कि 3 टाइम्स है। अगर आप ये जो ऑब्जेक्ट है, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वहां से लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस देखें तो इसे हम P कहते हैं। सपोज करें P 2 सेंटीमीटर है। अब जरा इमेजिन करें अगर मेरे पास वो जो इमेज है
इमेज का जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर तक बन रहा है वो हमारे पास क्यू कहलाता है, और वो जो क्यू है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। मजे की बात यह है कि अगर आप डिस्टेंस का कंपैरिजन करें, यानी ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज का नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस और इमेज के लेंस से डिस्टेंस को आपस में डिवाइड करें, तो भी आप देखेंगे कि आपका आंसर 3 आ रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका जो इमेज है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है तो वो 3 गुना दूर भी बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज लें, बल्कि आप इमेज और ऑब्जेक्ट का सेंटर से डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो यहां पर Q और P की भी वही रेशियो आएगी जो हमारे पास साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो आ रही है। यह है मैग्निफिकेशन का मतलब। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन का यह मतलब नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट बड़ा ही होगा। जैसे इस केस में मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा हो रहा है, तो मैं कहूंगा मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह होती है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होने की बजाय ऑब्जेक्ट छोटा होता है। इस सूरत में हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। और स्टूडेंट्स, आप अगर शीशे के सामने खड़े हो तो शीशे के सामने खड़े होकर आप देखेंगे आप और आपका इमेज तकरीबन सेम साइज के हैं। इस सूरत में ना इमेज बड़ा है ना इमेज छोटा है, बल्कि एग्जैक्ट उतना है, तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, और इक्वल टू 1 हो सकती है। इसका डिफरेंट मतलब है सबका। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन। मैंने लीनियर का वर्ड ऐड कर दिया, जिसका मतलब यह है कि मैंने जितने भी डिस्टेंस मेजर किए वो लीनियर स्केल से मीटर्स में मेजर किए। स्टूडेंट, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन आंख के अंदर इसका जो इमेज बनेगा आप आंख के अंदर जाकर कैसे मेजर करेंगे? तो समटाइम्स हमारे पास इमेज को अप्रोच करना, मेजर करना मुश्किल होता है। फिर इसी तरह से समटाइम हमारे पास इमेज वर्चुअल बनता है, वो असल में वहां पर होता ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे मेजर करें? इसका मतलब यह हुआ कि वर्चुअल इमेजेस के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन निकालने का कोई और तरीका होना चाहिए। वहां पर फिर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बजाय एंगुलर मैग्निफिकेशन का वर्ड यूज करते हैं। देखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक और नाम नोट कर लें, और वो है मैग्नीफाइंग पावर। नाउ स्टूडेंट्स, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है? जैसे कि आप वर्ड देख रहे हैं एंगल, एंगल तो आप लोगों को मालूम है। तो इसमें हम मैग्निफिकेशन को मेजर करने के लिए बजाय मीटर का सहारा लें, हम एंगल्स का सहारा लेंगे, क्योंकि हर चीज में हम उसका साइज नहीं दे सकते। जैसे कि वर्चुअल इमेज में हम वर्चुअल इमेज का साइज मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्चुअल है, वो असल में तो है ही नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो आंख पर कोई खास एंगल बना रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, बीच में कोई डिवाइस, कोई लेंस, कोई माइक्रोस्कोप, कुछ भी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपकी अनएडिड आई पर, अनएडिड का मतलब है कि ऐसी आई जिसको, ऐसी आंख जिसको कोई एड, कोई हेल्प नहीं मिल रही। हेल्प से मुराद कोई लेंस नहीं लगा हुआ, कोई मिरर नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं है। आंख डायरेक्ट किसको देख रही है? हमारे पास ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप दरमियान में एक लेंस रख दें, जब आप लेंस रखेंगे तो लेंस रखने पर आप देखेंगे कि एंगल जो है वो आंख पर बनने वाला चेंज हो जाएगा। जब ऐसा होगा, ये जो एंगल है ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ये तो इमेज बना रहा है। इस सूरत में आप कहेंगे कि ये है बीटा। और याद रखिएगा, इन दोनों एंगल्स की जो रेशियो है इसे हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसमें हमने साइजेस को डिवाइड नहीं करना, बल्कि आंख पर बनने वाले एंगल्स को डिवाइड करना है। अब ये मैंने इस एग्जांपल में आंख पर बनने वाले एंगल की बात की है, ये माइक्रोस्कोप में बनने वाले एंगल्स भी हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहां से हम लोगों ने क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन किस तरह से करना है कि व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन?
इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ किस किस की रेशो, दो एंगल्स की रेशो, एक बीटा और एक एंगल अल्फा। ठीक है जी, इन दोनों एंगल्स की जो रेशो होगी उसे हम बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। लेकिन आपकी बुक ना ऐसे नहीं लिखेगी। अब बीटा को वो पूरा एक्सप्लेन करेगी, बीटा क्या है और अल्फा क्या है, उनकी वैल्यूज, उनकी डेफिनेशन यहां पुट कर दें तो डेफिनेशन बन जाएगी। बीटा कौन सा एंगल था, याद है, बीटा वो एंगल था जो जब लेंस रखा था तब बना था। ठीक है, इमेज ने आंख पर बनाया था जब उसको हमने लेंस से देखा था। तो इस वजह से बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई, वो एंगल जो आंख पर बनेगा, कौन बनाएगा, बाय इमेज, और देखा कहां से था, एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब क्या है बेटे, कोई लेंस वगैरह से। जब आप लेंस से देखेंगे तो लेंस से आपको इमेज जो है वो नजर आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं। तो वो जो इमेज है वो आपके आंख पर जो एंगल बनाएगा वो बीटा होगा। और मैंने बीटा को बजाय बीटा लिखने के उसकी पूरी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है जी, और फिर रेशो किसकी लेनी थी, अल्फा की। तो मैं आगे लिखूंगा 2, आगे मैंने अल्फा की डेफिनेशन लिखनी है। तो अल्फा क्या था, 2 एंगल, वो भी एंगल था जो बना था आंख पर, लेकिन कौन सी आंख पर, लेंस लगाकर के लेंस के बगैर, लेंस के बगैर तो उसे बोलूंगा अनएडेड आई। तो सबटेंडेड एट अनएडेड आई बाय ऑब्जेक्ट। और वो जब आप अनएडेड आई से डायरेक्ट देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। आपको पहले पता होना चाहिए कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए, क्योंकि समटाइम्स लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। नाउ स्टूडेंट्स, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले लिखा, बीटा ओवर अल्फा। ठीक है जी, अब ये बीटा क्या है, बीटा ये सारी चीज है जो मैंने 2 से पहले लिखी, एंगल सबटेंडेड एट इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस। और अल्फा क्या है जो 2 के बाद लिखा, एंगल सबटेंडेड एट अनएडेड आई बाय ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास मैग्निफिकेशन की 2 टाइप्स। और याद रखिएगा, एक लीनियर मैग्निफिकेशन है और एक एंगुलर मैग्निफिकेशन है। स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन क्या बताती है कि कोई चीज कितना बड़ा या कितना छोटा करके दिखा रहा है लेंस। अब जरा इमेजिन करें मैग्नीफाइंग पावर का कितना फायदा है। मैग्नीफाइंग पावर से आप छोटी छोटी चीज को भी बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अगर मेरे पास एक छोटी सी मक्खी है और मैं इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से बड़ा करके देखना चाहता हूं तो फायदा होगा ना। लेकिन जब मैंने उस इंस्ट्रूमेंट से बड़ा करके देखा तो मेरे पास ये मक्खी कुछ इस तरह से नजर आ रही है। मैग्नीफाई तो हो गई है, लेकिन क्या क्लियर नजर आ रही है? आप कहेंगे नहीं। क्या इस मैग्निफिकेशन का कोई फायदा है? आपको कोई डिटेल ही नहीं पता चल रही। लेकिन अगर मैं किसी और कैमरा से यही पिक्चर लूं तो हो सकता है यह पिक्चर बड़ी शार्प नजर आए। इस सूरत में मैं कहूंगा ना सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है, बल्कि इस कैमरे में एक और पावर भी है, और वो है उसकी रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है बेसिकली? रिजॉल्विंग पावर में आपकी जो डिवाइस है वो छोटी छोटी डिटेल भी दिखा सकती है, ना सिर्फ मैग्नीफाई कर सकती है बल्कि डिटेल भी दिखा सकती है। और खाली मैग्निफिकेशन किसी काम की नहीं है, ये आपकी बुक कहते भी है। ठीक है, तो हमारे पास वो कहेगी कि मैग्नीफाइंग पावर अलोन इज ऑफ नो यूज। खाली मैग्निफिकेशन किसी काम की नहीं है जब तक कि आपका इमेज जो है वो शार्प नहीं बन रहा, जब तक कि उसकी माइनर डिटेल्स नहीं नजर आ रही। तो मैग्नीफाइंग पावर के साथ साथ एक और पावर जरूरी है, और वो क्या है? रिजॉल्विंग पावर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो इमेज मैंने लिया था ये एक ऐसे कैमरा से लिया था जिसकी रिजॉल्विंग पावर कम थी, और ये जो मैंने इमेज लिया ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट से लिया जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है।
तो आपने देखा जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा थी उसमें माइनर डिटेल, छोटी छोटी डिटेल भी आपको नजर आ रही है। तो यहां से ही हम रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन निकाल लेते हैं, और वो क्या है कि रिजॉल्विंग पावर इज दी एबिलिटी, सलाहियत है ये, किस चीज की सलाहियत? टू रिवील, रिवील का मतलब होता है इंकशाफ करना, टू रिवील कि वो आपको दिखा सके माइनर डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स भी दिखा सके। और स्टूडेंट्स मैं इसकी एक और डेफिनेशन भी आप लोगों के सामने करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल दे लूं। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, मैं एक दूर से आने वाली ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और मुझे नजर आ रहा है कि यार ये ना लाइट का एक सोर्स है, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता जा रहा है। मैं समझ रहा हूं ये लाइट का एक सोर्स है। एक वक्त आता है वो मेरे इतने करीब आता है कि मुझे अचानक से एहसास होता है यार ये एक लाइट नहीं है, ये कोई बाइक नहीं आ रही, बल्कि ये तो कार की 2 हेडलाइट्स हैं। और आपने देखा कि इस पॉइंट पर आकर मुझे ये एहसास हुआ, इतने फासले पर जब वो आ गया ऑब्जेक्ट, तब मुझे पता चला कि ये एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। उससे पहले जब वो उससे दूर था मुझे वो एक ऑब्जेक्ट ही नजर आ रहा था। नाउ स्टूडेंट्स हम यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो नोट करते हैं कि यहां से भी रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन निकलती है कि मैं कहूंगा कि मेरी रिजॉल्विंग पावर कम थी क्योंकि मैं 2 पॉइंट्स को एक पॉइंट समझ रहा था। तो इसका मतलब यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एबिलिटी होती है आपकी 2 पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स ही समझने की या देखने की। तो स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग पावर फिर क्या हुई? इट इज द एबिलिटी टू सी 2 small points as distinct या as separate points। जब आप 2 पॉइंट्स को सेपरेट देख सकें तो आप कहेंगे कि आपकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा है। जितना आप दूर से पहचान लें उतना आपकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो इस आंख से बहुत दूर हैं। आप देख रहे हैं वो इस आंख पर कुछ एंगल बना रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों पॉइंट्स करीब आते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये एंगल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इस बात को जहन में रखेंगे और वापस चलते हैं अपनी एग्जांपल पर। तो ये शख्स जो है वो दूर से देख रहा है, इसे लग रहा है कि ये एक सोर्स है, सिर्फ एक लाइट है जो हमारे पास वहां से आ रही, और फिर ये लाइट जैसे जैसे करीब आई यहां पर आकर इसको पता चला यार ये तो एक लाइट नहीं, ये तो 2 लाइटें हैं। आपने ना यहां पर रोकना है और आपने ये एंगल जो है जो दोनों लाइट्स उस आंख पर बना रही है इसको जरा देख लें। ये वो एंगल है जिसे मैं अल्फा कह देता हूं, और जरा ध्यान से देखिएगा ये वो एंगल है जिस पर लाइट 2 अलग अलग सेपरेट सोर्सेज के तौर पर नजर आना शुरू हुई है। अगर आप मजीद इस एंगल को बढ़ने देंगे तब भी लाइट आपको 2 अलग अलग सोर्सेज के तौर पर ही नजर आएगी, लेकिन वो पॉइंट जहां पर ऐसा स्टार्ट हुआ था, 2 सेपरेट पॉइंट्स के तौर पर देखना स्टार्ट किया था आंख ने, इसे मैं बोलूंगा ये जो एंगल है ना अल्फा, ये मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन है। यानी आंख के रिजॉल्व करने के कम से कम इतना एंगल तो लाजमी चाहिए। तो ये जरा ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, अल्फा मिनिमम। तो मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि ये वो कम से कम एंगल होता है जिस पर 2 ऑब्जेक्ट सेपरेट नजर आ सकते हैं। ठीक है जी, तो हम कहेंगे मिनिमम एंगल एट विच 2 small points appears to be distinct or separate।
कम से कम एंगल जिस पर आपको दो ऑब्जेक्ट्स सेपरेट नजर आए या रिजॉल्व्ड नजर आए, आपकी आंख उनको दो देख पाए, उसे हम बोलते हैं कि ये मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स, इस एंगल का रिजॉल्विंग पावर से क्या ताल्लुक है? बड़ी आसान सी बात है। अब यहां दो सिनेरियोज हम लोगों ने डिस्कस करने, जरा देखिएगा। हमारे पास ये एक शख्स है, पहले इसकी बात करते हैं। ये दूर से देख रहा है कि एक सोर्स आ रहा है, वो सोर्स इसके करीब आता गया, एक वक्त आया इसको पता चल गया कि ये एक नहीं बल्कि दो सोर्स हैं। यहां रोकते हैं, जरा देखते हैं ये कितनी दूरी से इसको पता चल गया। तो हमने देखा अभी गाड़ी इससे तकरीबन 500 मीटर दूर थी और इसने पता लगा लिया, या इसकी आंख ने रिजॉल्व कर लिया इमेज कि ये एक नहीं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। और इस वक्त 500 मीटर से दूर इसका ये एंगल बनेगा। अब जरा इमेजिन करें दूसरा सिनेरियो। हमारे पास जो दूसरा सिनेरियो है उसमें उस शख्स ने देखा कि एक सोर्स आ रहा है और जैसे जैसे वो सोर्स करीब आया, वो सोर्स जब 200 मीटर करीब आ गया तब जाके उसे पता चला यार ये तो एक नहीं बल्कि दो डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको भी नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं इनमें से किसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है? जिसने 500 मीटर दूर से पहचान लिया कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, या जिसने सिर्फ 200 मीटर दूर से जाकर पहचाना कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं? तो आप फौरन कहेंगे सर ये जो पहला केस था ना जिसमें उस बंदे को 500 मीटर दूर से ही पता चल गया था, तो ये ज्यादा रिजॉल्विंग पावर है। उस बंदे की रिजॉल्विंग पावर कम है क्योंकि उसको गाड़ी को 200 मीटर करीब आने पर तब जाकर पता चला कि ये तो एक नहीं बल्कि दो लाइट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमने ये देखा कि वो जिसका दूर था सोर्स, जिसने दूर से पहचान लिया था, उसका मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन कम था। और जब एंगल ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा और हम कह रहे हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, तो यहां से क्या रिलेशन निकला कि रिजॉल्विंग पावर और मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इसकी तीसरी डेफिनेशन। तो ये एक डेफिनेशन ये थी, एक डेफिनेशन ये थी, अब एक डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा मिनिमम। आप अल्फा मिनिमम ऐसे लिख लो, या अल्फा मिनिमम की ये सारी डेफिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल एट विच टू स्मॉल पॉइंट, वो सारी बात जो मैंने लिखवाई। तो आप देख रहे हैं तीन डेफिनेशंस हैं और हमारे पास ये डेफिनेशन ज्यादातर फोटोग्राफी में यूज होती है। ये डेफिनेशन जो है वो हमारे पास माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में यूज होती है। ये डेफिनेशन जो है ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसमें मैथ्स आ गया, इसमें फॉर्मूला आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये सारी डिफरेंट बातें। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जब हम टेलीस्कोप्स की बात करते हैं तो टेलीस्कोप्स में ये जो अल्फा मिनिमम है ना, इसको याद रखना आप लोगों ने। इसकी वैल्यू हमें मालूम है और इसकी वैल्यू है 1.22 लैम्डा ओवर डी, ये अल्फा मिनिमम की वैल्यू। तो फिर रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू क्या होगी? रिजॉल्विंग पावर क्योंकि उसका उल्ट होता है, तो ये 1.22 लैम्डा ऊपर है, इसमें नीचे आ जाएगा, और ये डी नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। ये है स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला। और आप देख सकते हैं किसी भी चीज की रिजॉल्विंग पावर किसी भी टेलीस्कोप की दो चीजों पर डिपेंड करती है, लेंस के डायामीटर पे। आप जितना डायामीटर लेंस का ज्यादा लेंगे उतना वो लेंस ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा। ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा तो आपका जो इमेज है उसमें ज्यादा डिटेल होगी। मिसाल के तौर पर आप जब बड़े फोटोग्राफर्स को देखते हैं तो उनके जो कैमरास हैं उनके लेंस बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े लेंस का क्या फायदा है? ज्यादा लाइट आएगी तो ज्यादा डिटेल होगी, ज्यादा डिटेल होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। दूसरी बात याद रखिएगा, रिजॉल्विंग पावर का वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन है, यानी जितनी वेवलेंथ कम उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, इनवर्स। तो सबसे वेवलेंथ कम किसकी है? ब्लू की। तो याद रखिएगा, फॉर ब्लू लाइट
रिजॉल्विंग पावर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ब्लू लाइट कम डायफ्रैक्ट होती है, ये चैप्टर नंबर 9 से इसका कॉन्सेप्ट का ताल्लुक है, डायफ्रैक्शन से। तो बहरहाल ये आप उसको वहां पर ही देखिएगा। रिजॉल्विंग पावर का बहुत जबरदस्त फार्मूला है ये टेलीस्कोप्स के लिए। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, आपकी बुक ने रिजॉल्विंग पावर के 2 फार्मूले और डिस्कस किए और आपने सिर्फ उनको एज इट इज लिख लेना है और ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ये 2 फार्मूले आपकी बुक में यहां पर डिस्कस किए। एक ऊपर वाला फार्मूला है लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा और एक निचला फार्मूला है n मल्टीप्लाई बाय m। और ये दोनों फार्मूले किसके लिए हैं? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हैं। ये जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया ये टेलीस्कोप के लिए, और वो जो 2 फार्मूले हैं वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए। उनको सिर्फ आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है। लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास इस फार्मूले में n मल्टीप्लाई बाय m है, ये जो n है ये नंबर ऑफ रूलिंग्स हैं, उस स्लिट के ऊपर कितने छोटे छोटे सुराख या कितने छोटे छोटे स्लिट्स हैं, और m जो है वो ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन होता है। स्टूडेंट्स ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको बहुत सी चीजें समझ में आई होंगी। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।